हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा बुक है और उस बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति 2, राजनीति सेकेंड। तो इसका जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में सबसे पहले हम यही समझा कि इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। और अगर आपने जो हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप सीधे सीधे पाप कर रहे हैं। बिकॉज उस लेक्चर में हमने बहुत बेसिक बताया था, पूरे चैप्टर के बारे में बताया था कैसे कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने ये आपको बताया कि भाई इस चैप्टर की मूल जो ढांचा है वो क्या समझाना चाहता है, मूल बात क्या है जो वो समझाना चाहता है। तो सबसे पहले हमने यही समझा था कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो टॉपिक को समझ लिया था। तो आज हम पहले कहाँ से कनेक्ट करेंगे, आज हम कनेक्ट करेंगे कि पीछे के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें एक गलती हो गई थी, वो गलती मैं आज सुधारूंगा। गलती पढ़ाने में नहीं हुई थी, गलती ये हुई थी कि एक टॉपिक मैंने स्किप कर दिया था जिसे आज के वीडियो के लास्ट में हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था परिचय के बारे में। तो भैया परिचय के बारे में उसका परिचय का सार यही रहा कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो भाई सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने यही आई कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। हम आज़ाद तो हुए लेकिन दो राष्ट्र में बट गए हम, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी चुनौती थी? लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, समावेशी विकास की चुनौती, उसके बाद विभाजन के बाद जो हिंसा हुई, फिर इधर के लोग उधर गए, उधर से इधर आए, मतलब भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए। तो यहाँ पर हमें पुनर्वास की समस्या देखने को मिलती है, पुनर्वास की चुनौती हमें देखने को मिलती है। तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी। और आप लोगों को पता है जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो हमारे देश के लोग थे वो बहुत गरीब थे। मतलब जो ब्रिटिश शासन था वो हम लोगों को बहुत गरीब बनाकर छोड़ा था, गरीबी थी, अशिक्षा था। तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये क्या थी कि भाई समावेशी विकास करना है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये क्या थी? समावेशी विकास करने की चुनौती। और फिर इस पूरे चैप्टर में ये समझते हैं कि कैसे भारत इन चुनौतियों का सामना करता है और एक राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित करता है, एक राष्ट्र के रूप में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित करता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी और पूरे चैप्टर का यही सार था। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। और एक टॉपिक हमारा छूट गया था, ये छूट गया कि भाई इसमें मैंने ये नहीं बताया परिचय में कि एक समस्या ये थी कि भारत की एकता और अखंडता को कैसे सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। और अगर किसी भी एक वर्ग को ऐसा लगा कि हमारे अधिकारों की उपेक्षा हो रही है, हमारे अधिकारों की अवहेलना हो रही है, तो यहाँ पर बहुत खतरनाक स्थिति बन सकता है। इसलिए सभी के अधिकारों का ध्यान रखते हुए, सभी के संस्कृति को ध्यान रखते हुए इस भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस पूरे चैप्टर में हम यही सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पिछले लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट हो गया। तो परिचय आज भी मैंने आपको छोटा सा परिचय बताया, परिचय में जो जो हमने समझा था पीछे वो बताया। देखिए जो हमारा टॉपिक स्किप हुआ था उस टॉपिक का नाम है स्वतंत्र भारत। तो इसमें क्या था, इस टॉपिक में हम थोड़ा सा छोटा सा जानकारी लेते हैं कि भारत आज़ाद हुआ, कैसे बट गया भारत पाकिस्तान में, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, फिर नेहरू ने एक भाषण दिया था। तो भाई ये सब छोटा सा बेसिक था, जो फैक्ट था, जो एमसीक्यू के रूप में आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है। उसके बाद इसी के अंदर एक सब टॉपिक था कि स्वतंत्र भारत के समय दो मुद्दों पर सबकी सहमति थी। तो स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय दो मुद्दों पर सबकी सहमति थी। सबसे पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया जाए, उसके बाद दूसरा समावेशी विकास किया जाए, मतलब किसी सबका विकास किया जाए, सबका साथ सबका विकास, कुछ ऐसा किया जाए। तो इन दो मुद्दों पर सबकी सहमति थी और यही हमारा दो टॉपिक छूट गया था। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने समझा? आपने बिल्कुल समझा। और आपको पढ़ने के बाद जब मैं बोलूँगा कि आसान है तो फिर आपको बोलना है आसान है। अगर आप ये नहीं बोल रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेहनत लग रहा है पढ़ाने में और आप लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं तो भाई बुरा लगेगा ही। मतलब पाप तो नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ मेरा बोलने का थोड़ा सा भाषा है, लेकिन आप दिल पे नहीं लेंगे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक हुआ, नहीं अभी पीछे हमने एक टॉपिक और कवर कर लिया था,
और वो टॉपिक है आज़ादी के बाद नए राष्ट्र राज्य की चुनौतियाँ। तो आज़ादी के बाद नए राष्ट्र राज्य की क्या चुनौतियाँ थी, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था। तो इन लगभग इतने टॉपिक को हमने कवर कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है। तो इंट्रो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं जल्दी बात खत्म करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे विभाजन, विस्थापन एवं पुनर्वास, जिसे हम कहते हैं द्विराष्ट्र की संकल्पना। तो हम देखेंगे कि भाई द्विराष्ट्र की संकल्पना कहाँ से आई, मुस्लिम लीग कौन था, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे विभाजन के समय समस्या। तो जब हमारा बटा भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ, आज़ाद हुआ, तो भारत जब बटा तो विभाजन के समय कौन कौन सी समस्या आई और फिर विभाजन के क्या परिणाम रहे। तो इन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को इंट्रो समझ आ गया, पीछे के लेक्चर जो मैंने कंप्लीट कर लिया है उसको कनेक्ट करने की कोशिश किया, अगर ये भी समझ आ गया, फिर भी आप थोड़ा यहाँ से पढ़ सकते हैं लेक्चर को, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कनेक्शन जरूरी है, बिना कनेक्शन के आप एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाएंगे, तो आपको कनेक्शन जरूर बैठाना है। तो क्या आपको ये समझ आ गया कि आज हम क्या करेंगे, और ये जो हमारा टॉपिक छूटा है इसे हम लेक्चर के एंड में, लेक्चर के लास्ट में कवर कर लेंगे। तो इसे मैं मिटाता हूँ, फिर मैं आता हूँ अपने पहले टॉपिक पर, आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों हम समझते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, जिसे यहाँ पर हमने ऑब्लिक दिया है, ऑब्लिक के बाद लिखा है द्विराष्ट्र की संकल्पना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि द्विराष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है, द्विराष्ट्र की संकल्पना क्या है। तो ऐसा समझिए आप कि हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र, हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र और मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग का विचार ही द्विराष्ट्र सिद्धांत है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है कि हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र हो और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र हो। तो यही जो विचार है, यही है द्विराष्ट्र की संकल्पना। तो अगर आप इसे भाषा के रूप में देखना चाहते हैं तो यहाँ नोट पे मैंने लिख लिया है कि हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र व मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग का विचार ही द्विराष्ट्र सिद्धांत है। तो सबसे पहले बात करते हैं 14-15 अगस्त को। 14-15 अगस्त को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। उसके बाद ब्रिटिश भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो जिस क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन था उन क्षेत्रों का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। तो अभी मैंने आपको बताया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन जो था मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। मतलब मुस्लिम लीग ने ऐसा समर्थन किया कि हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन जबकि हमारा जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इस मत का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। वो क्या कहती है, देखिए, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया, लेकिन अंततः मुस्लिम लीग की बात मान ली गई। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, एक बना पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा बना पश्चिमी पाकिस्तान। ये तो आप बेसिक जानकारी जानते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर एक बात आई मुस्लिम लीग की, तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि मुस्लिम लीग क्या था, कैसे आया, कब आया, क्योंकि ये एमसीक्यू में प्रश्न आता है और आपको ध्यान से देखना है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट है आपका वहीं से प्रश्न बनेगा। कभी कभी तो क्लास 11th के टॉपिक का एमसीक्यू आ जाता है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में होती है ढाका में। और ये क्या थी, देखिए, ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक राजनीतिक संगठन था। मुस्लिम लीग क्या था, जब ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत के समय जो मुसलमान थे, मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक राजनीतिक संगठन था, जो मुसलमानों के विचार को उठाता था, मुसलमानों के हित की बात करता था। तो ये था। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि इतिहास का कॉन्सेप्ट है कि भाई मुस्लिम लीग के गठन में अंग्रेजों ने मदद की, इसको बढ़ावा दिया। ऐसा इसलिए कि ये भाई जो उनका एक नीति था, फूट डालो राज करो,
तो फूट डालो राज करो की नीति के लिए उन लोगों ने ऐसा किया। ये हिस्ट्री की बात हो जाती है। यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो क्या इतना बात आपको समझ आया? तो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि विभाजन के समय कौन कौन सी समस्या आई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विभाजन के समय आई समस्या। तो हम इसे अब समझते हैं। उसके बाद अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, क्योंकि नोट बनाना भी बहुत जरूरी है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब हम समझते हैं विभाजन के समय आई समस्या। तो विभाजन के समय कौन कौन सी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, आप लोगों को पता है धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर भारत और पाकिस्तान दो देश आप बट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे कि जो विभाजन हुआ, विभाजन का आधार क्या था, तो वो था धार्मिक बहुसंख्या। तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर भारत और पाकिस्तान को बांट दिया जाता है। मुस्लिम बहुसंख्या वाला क्षेत्र क्या कहलाया? पाकिस्तान, और शेष जो बचा क्या कहलाया? भारत। लेकिन विभाजन के समय भी निम्न चुनौतियां थी। तो भाई विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन के समय भी निम्न चुनौतियां थी। अब वो चुनौतियां कौन कौन सी थी? एक एक चुनौती को देखना ध्यान से। चार चुनौती है, चार समस्या है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आने वाला है। तो सबसे पहला जो मुख्य समस्या थी, मुख्य समस्या यह थी कि मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्र केवल एक जगह नहीं थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्र केवल एक जगह नहीं थे, बल्कि वो छितिर बितर थे, मतलब बटे हुए थे जगह जगह। बल्कि दो बड़े क्षेत्र, पश्चिम में पंजाब सिंध और पूर्व में बंगाल का क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक था। तो एक तरफ पश्चिम में पंजाब सिंध और एक तरफ पूर्व में बंगाल का क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक था। तो ऐसे में अगर आप धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर बांट रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, तो भाई कैसे एक पाकिस्तान का निर्माण किया जा सकता है? ऐसे में हमें दो पाकिस्तान देखने को मिलता है, दो पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इसलिए दोनों को जोड़कर एक पाकिस्तान बनाना संभव नहीं था। इसलिए दोनों को जोड़कर एक पाकिस्तान बनाना संभव नहीं था। अतः फैसला हुआ कि पाकिस्तान के दो अलग अलग हिस्से हों, और अतः फैसला हुआ कि पाकिस्तान के दो अलग अलग हिस्से हो। फिर हमें बाद में देखने को मिलता है कि एक बना पूर्वी पाकिस्तान, एक बना पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये था मुख्य समस्या। मतलब कुल मिला के सार यही है। इसे पढ़ने के चक्कर में मैं थोड़ा सा उधर दिमाग चला जाता है। सार यही है कि भाई देखो, मुख्य समस्या ये थी विभाजन के समय। एक तरफ था कि धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन होगा। अब धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर अगर आप विभाजन कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि केवल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ मुस्लिम ही रह रहे हैं, मुस्लिम लोग ही रह रहे हैं, या हिंदू ही रह रहे हैं। वहां पर लोग बटे हुए थे अलग अलग क्षेत्र में, मुस्लिम हिंदू मिले हुए थे। ऐसे में कैसे एक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए और या एक भारत का निर्माण किया जाए? तो यहाँ पर ये मुख्य समस्या देखने को मिलती है। इसलिए हमें दो पाकिस्तान देखने को मिलता है। दो पाकिस्तान बनाया गया, एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। तो फिर ये तो हमारा हो गया फर्स्ट चुनौती। अब हम बात करते हैं दूसरे चुनौती की, कि ऐसा भी नहीं था कि सभी मुस्लिम लोग यानी मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार थे। उदाहरण के लिए पश्चिमोत्तर सीमा के निर्विवाद नेता खान अब्दुल गफ्फार खान द्विराष्ट्र के एकदम खिलाफ थे। तो दूसरी चुनौती क्या थी कि ऐसा भी नहीं है कि जो भी मुस्लिम है भारत में, जो भी मुस्लिम लोग हैं भारत में, वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार ही थे। कुछ लोग भारत को ही अपनाना चाहते थे। तो ये भी एक मुख्य समस्या थी। और इसके उदाहरण हमें क्या देखने को मिलते हैं? तो उदाहरण है, एक नेता थे निर्विवाद नेता खान अब्दुल गफ्फार खान। भाई ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल विरोध में है, बिल्कुल विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान जैसा कोई कॉन्सेप्ट आए। मतलब वो पूरे भारत की एकता, मतलब पाकिस्तान और भारत को एक देखना चाहते थे। तो ये था एक मुद्दा। तो अभी हमने आपको विभाजन के समय जो दो मुख्य समस्या आई वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है। अभी दो और समस्या है, उसे भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तो दोस्तों विभाजन के समय आई समस्या में दो और चुनौती है, दो और समस्या है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा जो समस्या है कि जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत के पंजाब और बंगाल प्रांतों में मुस्लिम आबादी अधिक थी, लेकिन इन प्रांतों के कई क्षेत्रों में गैर मुस्लिम आबादी भी अधिक है।
मतलब जहाँ मुस्लिम अधिक संख्या में रह रहे हैं, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम अधिक संख्या में रह रहे हैं, ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई हिंदू था ही नहीं। वहाँ पर गैर मुस्लिम यानी हिंदू भी रहते थे, सिख भी रहते थे और भी अदर धर्म के लोग भी रहते थे। तो ऐसे में यह निर्धारित करना बहुत कठिन हो गया था कि कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में जाए और कौन सा भारत में जाए। और दोस्तों, आप लोगों को पता है 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि तक सीमा का विवाद, मतलब जो सीमा था भारत पाकिस्तान का, वो बटा नहीं था। ऐसे में हमें बहुत बड़ी हिंसा देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ी चुनौती थी। तो तीसरी चुनौती क्या थी? विभाजन के समय आई समस्या में तीसरी चुनौती थी कि भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र कैसे निर्धारित किया जाए। उसके बाद यहाँ पर लास्ट चुनौती है अल्पसंख्यकों की समस्या। अब ये कौन सी चुनौती है? देखिए, विभाजन के बाद पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू और सिख रह गए और भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम रह गए। विभाजन हुआ, विभाजन के बाद पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, अदर धर्म के लोग बहुत बड़ी संख्या में रह गए और भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम रह गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन जो रह गए, जो बच गए, उनमें असुरक्षा की भावना आ गई, वे अल्पसंख्यक बन गए। और जब अल्पसंख्यक बन गए, उनमें असुरक्षा की भावना आ गई, तो क्या हुआ कि जो जिनकी संख्या अधिक थी, तो बहुसंख्यक वाले जो अल्पसंख्यक था, उन पर अत्याचार करने लगे, उन पर हिंसा करने लगे। तो ये थी चौथी बड़ी चुनौती। तो मुझे उम्मीद है आपको विभाजन के समय आई समस्या में ये सभी पॉइंट समझ आ गए। अब हम समझते हैं विभाजन के परिणाम, जो कि हमारा 5-6 पॉइंट है, उसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं विभाजन के परिणाम। विभाजन का परिणाम कौन कौन सा रहा? तो सबसे पहला, बड़ी संख्या में लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। तो सबसे पहला है, बड़े पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। और दूसरा है, धर्म के नाम पर लोगों ने एक दूसरे पर हिंसा की, हिंदुओं ने मुस्लिमों पर, मुस्लिमों ने हिंदुओं पर। उसके बाद भारत और पाकिस्तान में दो अलग अलग राष्ट्र अस्तित्व में आए। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र अस्तित्व में आए। तो इसमें अब कौन सा याद करने वाली बात है? बिल्कुल सिंपल तो है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे आ जाएगा परिणाम। वैसे भी परिणाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो टाइम लगता है सिर्फ परीक्षा देने में ही लगता है। उसके बाद विभाजन के बाद बड़ी संख्या में दोनों देशों में अल्पसंख्यक बन गए। तो विभाजन हुआ, अभी आपने देखा कि कौन सी समस्या आई, तो एक परिणाम ये रहा कि बड़ी संख्या में लोग अल्पसंख्यक बन गए। उसके बाद शरणार्थी के पुनर्वास की समस्या। अब जब शरणार्थी की समस्या देखने को मिली, एक देश से दूसरे देश में गए, दूसरे देश वाले इधर आए, तो शरणार्थी की समस्या। उसके बाद संपत्ति और आजीविका का नुकसान। तो संपत्ति और आजीविका का नुकसान हुआ। और उसके बाद आगे चलकर बहुत लंबे समय तक दोनों देशों के बीच तनाव भी बना रहा। तो एक परिणाम आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने विभाजन के परिणाम में आपको 6 परिणाम बताया, जो कि काफ़ी इजी है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, दो मार्क्स के या 4 मार्क्स के भी बन सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसे आप याद कर लेना। तो अब हम आते हैं, जो हमारा टॉपिक छूट गया था पिछले लेक्चर में, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं जो हमारा पीछे का टॉपिक बचा था। एक था स्वतंत्र भारत और दूसरा था स्वतंत्र भारत के समय 2 मुद्दों पर सबकी सहमति। तो वो कौन से 2 मुद्दे थे जिन पर सबकी सहमति थी? सभी लोग सहमत थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वतंत्र भारत के बारे में। देखिए, स्वतंत्र भारत में कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक बताया गया है। जो 14-15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो भारत आज़ाद हुआ, इसी के साथ विभाजन हुआ, एक बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। उसके बाद भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान सभा में एक विशेष संबोधन करते हैं, संविधान सभा में एक विशेष भाषण देते हैं। तो संविधान सभा का संबोधन करते हैं और वहाँ पर एक विशेष भाषण देते हैं, जिसे कहा जाता है भाग्यवधु से चीर प्रतिज्ञान। भाग्यवधु पर चीर प्रतिज्ञान। तो ये एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है। तो इनके भाषण को क्या कहा जाता है? भाग्यवधु पर चीर प्रतिज्ञान। यहाँ पर है कि से है, आप जो भी हो।
तो ये हो गया स्वतंत्र भारत। अब स्वतंत्र भारत के बाद स्वतंत्र भारत के समय दो मुद्दे पर आम सहमति। स्वतंत्र भारत के समय दो मुद्दे पर आम सहमति, मतलब वे दो मुद्दे पर सबकी सहमति। वे कौन सी आम बात थी जिस पर सब सहमत थे? तो स्वतंत्र भारत के समय दो मुद्दों पर सबकी सहमति, तो वो दो मुद्दे कौन से थे? तो सबसे पहला मुद्दा है कि देश का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलाया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश का शासन चलाया जाए। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है? जहां पर सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और भी आप कुछ लिख सकते हैं, और भी आप क्या लिख सकते हैं? जहां पर स्वतंत्रता हो, जहां पर स्वतंत्रता हो, समानता हो, विधि का शासन हो, विधि का शासन हो। अच्छा, क्या आप लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के फायदे क्या होते हैं? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के फायदे जैसे हो गए, आपके चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र व बुद्धि का विकास होता है, या चरित्र व बुद्धि के विकास के लिए अवसर मिलता है, चरित्र व बुद्धि के विकास के लिए अवसर मिलता है। तो आप इसके फायदे हैं ये लिख सकते हैं। उसके बाद अधिकार सुरक्षित होते हैं, नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित होते हैं। बहुत सारे फायदे हैं, ये मैं टॉपिक से भटक गया, मैं वहाँ पर डीप में नहीं जाता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसी पर आते हैं। वो टॉपिक है स्वतंत्र भारत के समय दो मुद्दे पर सबकी सहमति। तो सबसे पहला था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश का शासन चलाया जाए, एक ये बात थी जिस पर सब सहमत थे। उसके बाद क्या है कि भाई जो देश का आर्थिक विकास है वो समावेशी हो, मतलब समावेशी विकास पर ध्यान दिया जाए। और सरकार जो है वो गरीबों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों, इन सब पर सरकार विशेष ध्यान देगी। गरीबों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों पर सरकार विशेष ध्यान देगी। तो ये दो मुद्दे थे, यानी समावेशी विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासन चलाया जाए, ये दो मुद्दे थे जिन पर लगभग सब सहमत थे। कि तो क्या आप लोगों को समझ आया? तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज का जो भी हुआ वो आपको समझ आया होगा। और वैसे पे मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी आज मन थोड़ा सा नहीं लग रहा है, तो लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक छूट रहा है। वो टॉपिक ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी एक भाषण देते हैं। महात्मा गांधी भाषण ये देते हैं कि वो कहते हैं कि कल भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा, ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन आधी रात को भारत का विभाजन भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी और गम दोनों का होगा। तो गांधी जी के क्या विचार हैं कि भारत के विभाजन पर? आप यहाँ पर ऐसे इनके विचार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी जी के क्या विचार हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक बात सोच सकते हैं, सोचो, मतलब इस विचार से एक भाव निकल कर आता है, गांधी जी के मन में क्या भाव था, क्या वो चाहते थे, उनका क्या राय था भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कल ब्रिटिश शासन से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होना है, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी और गम दोनों का होगा। मतलब ऐसा लग रहा है गांधी जी यहाँ पर द्वैध में फंसे हुए हैं, दो चीज़ों में फंसे हैं। एक आप यहाँ पर गांधी जी देख रहे हैं कि खुश भी होंगे कल और दुखी भी होंगे। तो पाकिस्तान के बंटने से, भारत का बंटवारा होने से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गांधी जी खुश नहीं हैं, और बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। क्यों खुश होंगे भाई? जो सच में चाहते हैं कि एक विविधतापूर्ण वाला देश है हमारा, तो यहाँ पर इस विविधता को स्वीकार करते हुए देश का शासन चलाया जाए, वो क्यों चाहेगा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो? तो गांधी जी इज़ द ग्रेट मैन। भाई उनकी जितनी पूजा की जाए उतना कम ही है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ आए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
अगला टॉपिक हमारा होगा रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय मतलब जो देसी रियासतें थी, लगभग 565 देसी रियासतें, वे उनके पास तीन ऑप्शन था। या तो वो स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाएं, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। और लगभग लगभग क्या बहुत सारी रियासतें पाकिस्तान में गई, लेकिन अधिकतम भारत में ही शामिल हुई। तो रजवाड़ों के विलय में कौन सी समस्या हमें देखने को मिलती है, विलय में कौन कौन सी समस्या देखने को मिलती है, उसके बाद रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका क्या रही, ये सब टॉपिक हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।